बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा ये बिल्कुल यूनिक और इंटीक किस्म का टॉपिक हमने डिसाइड किया है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो होती है या किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए जो ज़रूरी हमें उनके टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं या उसके साथ अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, या इसके साथ हम देखते हैं कि डिफरेंट और किस्म के जो टूल्स होते हैं वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए या उसकी तह तक पहुँचने के लिए कि इस बीमारी का रूट कॉज क्या है। हम अपने इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के अंदर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसी की फील्ड से रेलिवेंट जो आपके उठाए गए सवालात होते हैं या आपके जो कमेंट्स होते हैं या डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स या हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो लोग हमसे पूछते हैं, हम उन्हीं सवालों की अक्कासी करते हुए अपने गेस्ट के सामने आपके उठाए गए सवालात डिफरेंट एंगल्स के साथ रखते हैं और उनका जो एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी होता है कि आप लोगों को वेल अवेयर करें, वेल एजुकेट करें और आपको हेल्थ से रेलिवेंट इतना एजुकेट कर दिया जाए कि आपको अगर कोई बीमारी हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी स्पेशलिटी में जाना है और मेरा ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ पे जाके होना है। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फरिया शम्स, जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और अपनी एक मजबूत ग्रिप रखती हैं रेडियोलॉजी के ऊपर और इसकी पूरी जो डिपार्टमेंट्स होता है, इसमें जितनी भी दुनिया में एडवांसमेंट हो रही होती है, इन सब के ऊपर मजबूत ग्रिप रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें टाइम दिया। और जब भी कोई गेस्ट मेरे प्रोग्राम में होता है तो मेरा पहला सवाल उससे ये होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपने कितनी मुश्किल, कितनी हडल से बाद आप यहाँ पे पहुँची। अच्छा, इसको मैं हर्डल तो नहीं कहूँगी डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था हमेशा से बहुत पढ़ने का और एक स्टूडियस रही मैं स्टूडेंट थ्रू आउट। इन शॉर्ट ये है कि थ्रू आउट हाई अचीवर थी। मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फेडरल बोर्ड की टॉपर हूँ। थ्रू आउट पंजाब यूनिवर्सिटी की डिस्टिंक्शन होल्डर रही हूँ और उसके बाद फिर FCPS में आई, रेडियोलॉजी में किया, FCPS FRCR किया, अभी उसका एक वाइवा रहता है मेरा। लेकिन हर्डल्स तो मुझे नहीं लगता कि आप उस प्रोफेशन में फ़ेस करते हो जब आपको बहुत शौक़ होता है। किसी भी चीज़ का अगर आपको पैशन है तो उसमें हर्डल्स अगर आ भी रहे हैं तो आपको पता होता है आपने उन्हें ओवरकम कैसे करना है। तो जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत एक्साइटिंग रही और बहुत फुलफिलिंग थी, आई मस्ट से। ठीक। टिल डेट। तो डॉक्टर साहब, रेडियोलॉजिस्ट बनने का शौक़ था या किसी की एडवाइस पे बनी? जो बिल्कुल ट्रू स्टोरी है वो ये था कि आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन जब शादी हुई उसके बाद फिर बच्चे हो गए तो मुझे आई हैड टू टेक अ ब्रेक। मैंने अपने बच्चों को पालना था। तो आफ्टर 14 ईयर्स व्हेन आई जॉइन बैक तो उसमें ये था कि मुझे इधर कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी, तो आपको पता है डॉक्टर साहब के कार्डियोलॉजी में तो फिर आपकी नाइट्स भी हैं, आपकी इवनिंग्स भी हैं और बहुत टफ कॉल्स हैं। ऐसे तो रेडियोलॉजी चूँकि थोड़ी इस हिसाब से मुझे बेहतर लगी और थोड़ा मेरे हस्बैंड ने भी मुझे गाइड किया कि रेडियोलॉजी में आ जाओ। तो आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड विद रेडियोलॉजी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, बीइंग अ वुमेन आपको काम करने में कोई दिक्कत, कोई मुश्किलात, कोई किसी तरह की परेशानी का भी सामना करना पड़ा? नॉट रियली। अगर आप प्रोफेशनली पूछ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर तो फैमिली सपोर्ट की बात है तो भी नहीं,
क्योंकि फैमिली सपोर्ट में अल्लाह का शुक्र है, माय हस्बैंड आल्सो बिलोंग्स टू द सेम प्रोफेशन, तो ही एग्जैक्टली नोज़ क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो हमेशा उन्होंने सपोर्ट की मुझे। और प्रोफेशनली जब हॉस्पिटल की बात आई तो हमारा जो इन्वायरमेंट है लेडी डॉक्टर्स के लिए किसी भी हॉस्पिटल में, वो बहुत अच्छा है और दे फील वेरी सेफ एंड सिक्योर, और जो वो करना चाहती हैं उन्हें फ्री हैंड भी दिया जाता है, और जब ज़रूरत हो किसी फेवर की तो वो भी देते हैं मेल कोलीग्स। तो मेरे ख्याल है इस हिसाब से तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत भी रही कि मुझे बहुत अच्छे कोलीग्स मिले, बहुत अच्छे सीनियर्स भी मिले, और फैमिली सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक और आपकी स्पेशलिटी के मतलब भी अगर हम देखें तो रेडियोलॉजी, जी, तो रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में फ़र्क क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, जो रेडियोलॉजी है बेसिकली हम रेडियोलॉजी को डिवाइड करते हैं दो में, एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जिससे हर्फ नाम में रेडियोलॉजी कहते हैं, दूसरी है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जिसमें आपने इंटरवीन करना है। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से मुराद ये है कि आपने प्रोसीजर्स क्या करना है, तो वो प्रोसीजर्स की अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आप कौन से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हो, तो वो तो अब आगे बहुत फील्ड फैल गई है, लेकिन बहुत शॉर्ट सा बहुत क्रिस्प सा आंसर ये होगा इसका कि जब आपको कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है और डॉक्टर आके इंटरवीन करता है उसको बाय डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोसीजर, मे इट बी अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर, मे इट बी सीटी गाइडेड प्रोसीजर और फ्लोरो गाइडेड प्रोसीजर, तो उसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ज़ुमरे में लेकर आया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इसमें हम स्पेशलिटी और सुपरा स्पेशलिटी की बात करें तो कितनी आजकल टाइप्स आ चुकी हैं रेडियोलॉजी में कि जिसमें लोग एडवांसमेंट के लिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर तनवीर, और अगर ये मेरे तवज्जुह से पहुंच सके सबको तो ये आई बी वेरी हैप्पी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम लोग जनरल रेडियोलॉजी वाले डिग्री लेते हैं, तो जनरल रेडियोलॉजिस्ट हम लोग बना रहे हैं ज़्यादा। अब एक दो स्पेशलिटीज़ आई हैं, जिस तरह पीड्स का एक आया है, तो अब पीड्स की तरफ जा रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें तो रेडियोलॉजी एक जनरल रेडियोलॉजी से निकल के बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलिटीज़ में चली गई है। जैसे अगर आप अमेरिका यूके में देखेंगे तो यू हैव मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, नेफ्रो के अलग हैं, मतलब हर चीज़ के, गायनी OBGYN के अलग रेडियोलॉजिस्ट, पेल्विक रेडियोलॉजिस्ट, इवन बाहर तो बेसिकली जिस तरह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी फर्दर रेडियोलॉजी वाले आ गए हैं, जिस तरह कोलोन को पढ़ने वाले अलग रेडियोलॉजिस्ट। तो जितना आप इन डेप्थ जाते जाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन बहुत फास्ट भी है और बहुत वास्ट भी है, तो आप जितना भी अंदर जाते जाओ आपको एक कुआं ही है ये, मेरा ख्याल है। आप जितनी नॉलेज एक्वायर कर सको उतनी कम है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है, लेकिन अब आई थिंक कुछ प्रोग्रेस हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी स्पेशलिटीज़ भी ऐड की जा रही हैं, जैसे ब्रेस्ट इमेजिंग है हमारे पास अब आ गई है, पीडियाट्रिक मैंने आपको बताया इमेजिंग आ गई है, स्टार्ट हो गई है, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी की अब फेलोशिप स्टार्ट हो गई है। तो ये चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर को डिफ़ाइन करेंगी, और आई एम वेरी होपफुल कि आगे जो आने वाले हमारे पीजीज़ हैं वो डिसाइड कर सकेंगे वेल इन टाइम कि उन्होंने कौन सी सब स्पेशलिटी में जाना है आफ्टर बीइंग अ जनरल रेडियोलॉजिस्ट। ठीक जी डॉक्टर साहब, जैसे कि लोगों को हरफ आम में आम पता होता है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है जी, अल्ट्रासाउंड की कितनी टाइप्स होती हैं जी। और ये किस किस तरह काम करती हैं? अच्छा, बहुत लंबा आंसर भी हो सकता है इसका, लेकिन मेरे ख्याल है प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है जी वो मैं आपको क्रिस्प करके बताऊंगी। अल्ट्रासाउंड बेसिकली तो है बेसिक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, जिससे हम कुछ भी पेशेंट की बॉडी के अंदर जो हमारे विसरा हैं या ब्लड फ्लो हो रहा है वो हम जज कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली है दो तरह की, ग्रे स्केल जिसे बोलते हैं जिसमें हमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर नज़र आ रही है, एक है कलर डॉपलर जिसमें हम लोग कलर डाल के तो देखते हैं, जिसको कलर डॉपलर इंटेरोगेशन भी कहते हैं। ठीक। एक वो अल्ट्रासाउंड है। अब दोनों की इंडिकेशंस भी डिफरेंट हैं और दोनों का ऑब्वियसली एक्सपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, दोनों की मशीन्स भी डिफरेंट हैं, प्रोब्स भी डिफरेंट हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका फिजिशियन आपसे क्या पूछना चाह रहा है और आप उसको क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। आप ग्रे स्केल पे अल्ट्रासाउंड करते हो और समटाइम्स आपको डॉपलर ऑन करना पड़ता है, आपको कलर देखना है, आपने वेलोसिटीज़ देखनी है वेसल्स की, उसके ब्लड फ्लो कितना है, किस तरफ जा रहा है, फिस्टुला है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोग खुद एज अ रेडियोलॉजिस्ट आप
डिफाइन भी करते हो और डिसाइड भी करते हो कि मैंने देयर एंड देन क्या चीज़ करनी है, बेसिक अल्ट्रासाउंड करनी है ग्रे स्केल, या फिर मैंने उसको कलर पे ले जाके तो डॉपलर स्टडी करनी है। तो ये बेसिक दो इसकी हैं। ठीक है। जी। एक आम आदमी डॉक्टर साहब अगर ये समझे कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत कब पेश आती है तो कब आती है? पहले तो ये कि आम आदमी को इसकी समझने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास फिजिशियन है जो आपको भेज रहा है पेशेंट। ठीक है। मुझे लगता है कि जो फिजिशियन है, रेफरिंग फिजिशियन, ही और शी शुड बी वेरी क्लियर इन हर और हिज माइंड कि मैंने डॉपलर अल्ट्रासाउंड कब एडवाइस करनी है पेशेंट को। तो डॉपलर की एक बड़ी लिस्ट होती है इंडिकेशंस की, और डॉपलर में बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं वेस्कुलर फ्लो वेलोसिटीज़, कि आपकी वेसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। जिस तरह हम कैरोटिड डॉपलर्स करते हैं, हम रीनल आर्टरी डॉपलर करते हैं, हम लोग प्रेगनेंसी में हम लोग अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉपलर्स हैं जो कि एक फिजिशियन हम लोगों को या तो रिक्वेस्ट भेज दे, या उससे भी बेहतर तरीका है जो कि बीइंग रेडियोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ कि वो हमसे पूछे कि ये प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट की, व्हाट टेस्ट डू यू थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट फॉर द पेशेंट। तो वो फिर आप एज अ रेडियोलॉजिस्ट डिफाइन करो और डिसाइड करो कि यार ये करना है या डॉपलर करना है। तो इसलिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो बेसिकली तो ये कि आपने फ़्लो अगर जब भी देखना है, वेस्कुलर वेलोसिटीज़ नोट करनी है, कहीं पे स्ट्रक्चर आ गया है वेस्कुलर, उसकी वेलोसिटीज़ में डिफरेंस देखना है, तो वो आप बेसिकली डॉपलर की तरफ जाते हो। ठीक हो। डॉक्टर साहब दूसरा जो है ना 3D 4D डिफरेंट किस्म की जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, इनकी सिचुएशन क्लिनिकली कब इसका यूज़ करना पड़ता है या कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? अच्छा देखें डॉक्टर तनवीर, 3D और 4D तो एक चली गई हाई एंड पे। मुझे लगता है कि बेसिकली अगर हम लोग अपना ग्रे स्केल और डॉपलर कर लें बहुत अच्छे तरीके से, और वो भी तो ऑथेंटिक जगह से, हाँ जी, और अच्छी मशीन पे और ऑपरेटर भी अच्छा हो, तो 90% तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो 3D 4D की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कि जिस तरह हमारे पास गायनी के OB-GYN के पेशेंट्स आते हैं और ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड के लिए आ रहे होते हैं, उसमें ठीक है आपने फिगर बनानी है, फीटस को इंटरेस्टेड हैं पेरेंट्स देखने में, लेकिन वो मेरे ख्याल है उम्र के शौक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि व्हाट द रियल नीड इज़। तो आई पर्टिकुलरली डोंट एंडोर्स 3D 4D, लेकिन ये कि अगर आपका ग्रे स्केल और डॉपलर बहुत अच्छा है तो यू डोंट नीड टू हैव दोस। ठीक। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने गायनी ओब्स की बात की, यहाँ पे TVS अल्ट्रासाउंड भी होता है। जी बिल्कुल। TVS अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया जाता है और इससे क्या देखना मकसूद होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको अप्रिशिएट करूँ। अच्छा, TVS अल्ट्रासाउंड इज़ TVS इन शॉर्ट विच मीन्स ट्रांसवेजाइनल स्कैन। तो एक तो मैं अपने सुनने वालों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ कि TVS अनमैरिड ख़वातीन जिनकी अभी जो वर्जन है उनमें ये एडवाइस नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने प्रोब डालना है थ्रू वेजाना। तो इसलिए एक तो जो बच्चियां शादीशुदा नहीं हैं और जो वर्जन है उनके लिए ये टेस्ट नहीं है। दूसरा ये कि TVS हम लोग रेकमेंड करते हैं अगर यूट्रस की कोई ऐसी एनॉमली या ऐसी एबनॉर्मेलिटी हमें नज़र आई है पेल्विक स्कैन पे जो इतना अच्छा पिक नहीं हो रही और हमने करीब जाके उसको देखना है, तो यूट्राइन कैविटी के अंदर रख के प्रोब हम लोग देखें, उसको नज़दीक से देखें, तो दैट इज़ बेसिकली TVS। और इसके करने के तरीके चूँकि ज़रा हटके है तो इसलिए इसके लिए बहुत एक्सपर्ट हैंड चाहिए और इसको रीड करना भी थोड़ा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है आई मस्ट से। लेकिन हम लोग अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जितने भी हमारे PGs हैं हर हॉस्पिटल के, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट माई हॉस्पिटल एंड माई PGs, लेकिन जितने भी दे आर माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेंड हैं और बहुत एक्सपर्ट्स तरीके से TVS करते हैं। इंडिकेशंस यही हैं कि अगर आपने यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई भी एनॉमली या एबनॉर्मेलिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप TVS एडवाइस करेंगे पेशेंट को। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जिसको हम EUS भी कहते हैं, ये एक नई चीज़ होगी देखने वालों के लिए, तो ये क्या है और ये कहाँ से होती है और कितने लोग इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं? अच्छा, EUS इज़ बेसिकली एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। मतलब इसका ये है, जैसे नाम से जाहिर है कि आपने एंडोस्कोप के थ्रू अल्ट्रासाउंड करनी है। हम लोग जिस तरह बीइंग रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्रोब रखते हैं हम पेट के ऊपर या हमने रखा प्रोब गर्दन के ऊपर, तो हम नेक अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, थायराइड की अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनोपेल्विक अल्ट्रासाउंड।
एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में हम एंडोस्कोप यूज़ करते हैं और हम लोग पेट के अंदर जाते हैं थ्रू इसोफेगस। वहाँ पे जाके हम लोग अल्ट्रासाउंड स्कैन कर रहे हैं, है वो ग्रे स्केल और वो डॉपलर भी है। तो एक्सपर्ट कितने हैं पाकिस्तान में? EUS गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की डोमेन है। इंटरनेशनली कुछ रेडियोलॉजिस्ट EUS के एक्सपर्ट हैं और ये फील्ड बेसिकली ये खुराक की नाली के थ्रू आप कहने की जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। आप एंडोस्कोप जिस तरह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले एंडोस्कोपी करते हैं हाँ जी, हमारे कोलीग्स हैं वो एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोप डालते हैं। इसी तरह एंडोस्कोप डालते हैं वो, और वो एक स्पेशल काइंड ऑफ एंडोस्कोप होता है जिसके अंदर एक प्रोब लगा होता है। जिस तरह हमारे पास ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन का या ट्रांस वेजाइनल स्कैन का प्रोब है, इसी तरह उनके पास एंडोस्कोप के थ्रू एक प्रोब होता है उसके अंदर ही, और वो अंदर जाके खुराक की नाली से फिर वो देखते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है EUS खुराक की नाली की एबनॉर्मेलिटी, जिसे हम एसोफेजियल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, उनके लिए पैथोलॉजी कोई हो, स्टमक के लिए, हिपेटो पेनक्रियाटिक सिस्टम के लिए, यानी लिवर और पेनक्रियास के जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे किसी पेशेंट को CA पेनक्रियास है या सूडोसिस्ट है, उसकी ड्रेनेज है, तो वो सारी आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के थ्रू इंटरवेंशन भी करते हैं। तो ये खाली डायग्नोस्टिक नहीं है, ये इंटरवेंशनल भी है। और अब इसके भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं, लीनियर, रेडियल, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लीनियर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इंटरवेंशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके थ्रू इंटरवेंशन भी EUS के थ्रू कर सकते हैं। इस तरह सिस्ट ड्रेनेज है, बायोप्सी लेनी है, ब्रशिंग्स देनी है, ये सारा काम अब बहुत एडवांस भी हो गया EUS। जी, इसके थ्रू हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि EUS ये रेडियोलॉजी का पार्ट क्यों नहीं है? ये तो बहुत बड़ी डिबेट आपने छेड़ दी डॉक्टर तनवीर, इसके लिए तो मेरा ख्याल है एक अलग प्रोग्राम करते हैं। शॉर्ट हम इस पे कर लेते हैं। अच्छा, मैं बेसिकली वाइस सर्टिफाइड एंडोसोनोग्राफिस्ट हूँ। मैंने एज अ रेडियोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग भी ली और मैंने EUS का सारी ट्रेनिंग के बाद अपना सर्टिफाई भी अपने आप को करवाया। बेसिकली ना इंटरनेशनली EUS डोमेन है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, लेकिन कोई कबाहत नहीं है किसी में भी सीखने की, और बाहर ऐसा नहीं है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले ही करेंगे और रेडियोलॉजी वाले नहीं करेंगे। बाहर के मुल्कों में मैं आपको बताती चलूँ कि सर्जन्स भी करते हैं EUS एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, सर्जन्स भी कर रहे हैं। तो इसलिए पार्ट ज़रूर होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फर्मली बिलीव कि रेडियोलॉजी वालों के एक पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, EUS ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। लेकिन अभी एक्सेप्टेंस की बात है, जिस तरह से टाइम गुजरे अल्लाह करे एक्सेप्टेंस आए, तो वाई नॉट। रेडियोलॉजी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो स्कैन को पढ़ सकते हैं, ग्रे एंड वाइट इमेजेस हम लोग ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं। एंडोस्कोपी जो है वो एक डोमेन है जो कि गेस्ट्रो वाले करते हैं, लेकिन जो स्कैन को रीड करना है दैट इज़ बेसिकली द जॉब ऑफ अ रेडियोलॉजिस्ट। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, EUS की जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान में दी जाती है लोगों को? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वालों को यस, रेडियोलॉजी वालों को नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है ये कॉलेज की तरफ से। तो इसलिए हम लोगों की ट्रेनिंग उसमें नहीं होती और हमारे पार्ट में है ही नहीं, हमारे करिकुलम का हिस्सा ही नहीं है ये। लेकिन जो गेस्ट्रो वाले हैं हमारे कोलीग्स, वो बिल्कुल EUS में ट्रेन होते हैं और वही कर रहे हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, तो उनकी प्रॉपर करिकुलम का हिस्सा है ये। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम ये जानना चाहें कि EUS का जो अल्ट्रासाउंड का सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी ऐसी फेमस डिजीज़ हैं कि जिनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ये देखने के लिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और इसको मैं एलैबोरेट करके आंसर मेरे ख्याल आज आपके साथ मुझे अच्छे सवाल ही आ रहे हैं। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये लोगों को शायद ना पता हो। बिल्कुल ऐसे। और ये एक वो डोमेन है जिसमें रेडियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का ओवरलैप है। ऐसे जब हम लोग CT स्कैन रिपोर्ट करते हैं, इस तरह CA एसोफेगस हमारे पास आ गया और हम CT स्कैन रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो जब तक हमें CT स्कैन पे नज़र आता है कैंसर, वो T3 स्टेज पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट्स ऑलरेडी इन T3 स्टेज। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हमने ब्रेक के बाद यहाँ से करते हैं शुरू। है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो डॉक्टर फरियाद शम्स हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, और EUS जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं,
इसकी एक्सपर्ट जो है वो अपना अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबा के सामने और भी सवालात रखें और उसके ऊपर उनका जो एक मुदल्लल जवाब है बेस्ड ऑन साइंस जो गुफ्तगू होगी वो हम आपके साथ जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा से अपने प्रोग्राम को यहीं से शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज की हमारी महफ़िल गुफ्तगू जो हमारी एक्सपर्ट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरीहा शम्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और अपनी माहराना राय से वो लोगों के जितने भी उठाए गए सवालात हैं उसके ऊपर अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए थी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस किस के लिए EUS जो अल्ट्रासाउंड है, कौन कौन सी ऐसी फेमस डिजीज़ हैं जो लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें इसको करवाना चाहिए। अच्छा, जैसे ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि EUS में बेसिकली हम लोग एज रेडियोलॉजिस्ट जब CT स्कैन रिपोर्ट करते हैं तो जिस तरह खाने की नाली या खुराक की नाली जिसको एसोफेगस कहते हैं, अगर उसका कैंसर हमारे पास आया है CT स्कैन पे और हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी T3 तक होता है। तो बहुत अर्ली डिटेक्शन पे CT स्कैन का फेलियर है, वो पिक नहीं कर सकता अर्ली कैंसर्स को। उस केस में EUS इज़ द मोडेलिटी ऑफ चॉइस। T1, T2, T3 तक EUS बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर देता है ट्यूमर को। और आपको पता होगा कि जो मैनेजमेंट है कैंसर की वो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो एक तो ये इसका बहुत मेजर एडवांटेज है कि ये अर्ली डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है। दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया था जैसे कि इंटरवेंशन के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस पेनक्रियाटिक खुदा न खास्ता कोई मैस है जिसकी हमने बायोप्सी लेनी है तो उस केस में EUS गाइडेड बायोप्सी बहुत अच्छे तरीके से ये हेल्पफुल है पेशेंट्स के लिए। हम लोगों ने सूडोसिस्ट ड्रेन करनी है, जिस तरह पोस्ट पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट बन गई, पोस्ट पेनक्रियाटाइटिस सूडोसिस्ट या पोस्ट ट्रॉमेटिक सूडोसिस्ट बन गई है। उस केस में आप इंटरवेंशन करते हैं, एक प्रोसीजर होता है सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी, उसके थ्रू आप प्रोसीजर करके उस सिस्ट को ड्रेन कर देते हैं। क्योंकि परक्यूटेनियस ड्रेनेज की अपनी पिटफॉल्स हैं, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है, विद टाइम पेशेंट उसके साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। EUS इंटरवेंशन के लिए भी, बायोप्सी टेकिंग के लिए भी और स्टेंट प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है EUS। और पेशेंट्स को जो मैसेज जाना चाहिए वो ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप EUS करवा सकते हो तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि इट हेल्प्स द पेशेंट टू नो द डिजीज़ एग्जैक्टली वेयर द पेशेंट स्टैंड्स एंड आल्सो फॉर द फिजिशियन वेयर द ट्यूमर स्टेज इज। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा। ठीक हो गया। जैसे कि डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड के साथ ही लोगों को एक्सरे का लफ्ज़ आम पता होता है जी। सिंपल एक्सरे और डिजिटल एक्सरे में क्या फ़र्क होता है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, सिंपल जो एक्सरे कन्वेंशनल है ना वो तो अब ऑब्सोलीट है, अब हो नहीं रहा, कहीं पर प्रैक्टिस नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपने बचपन में देखा होगा कि वो जिस तरह तस्वीरें डेवलप की जाती थी लटका लटका के, वो होती थी कन्वेंशनल एक्सरे पहले पुराने ज़माने में। अब चूँकि डिजिटल है तो जिस तरह ये हमारे फ़ोन्स हैं, हम लोग इसमें तस्वीर खींची और हम पोस्ट प्रोसेसिंग कर लेते हैं सॉर्ट ऑफ फ़ोन पे, अपने फ़िल्टर्स लगा लिए, अपनी ब्राइटनेस कम कर दी ज़्यादा, तो ये सारा कुछ पॉसिबल है डिजिटल एक्सरे के थ्रू। तो डिजिटल में आपके डिटेक्टर्स भी डिफरेंट हैं, आपकी प्लेट्स भी डिफरेंट हैं और ऑब्वियसली आप एक सिस्टम पे बैठ के उसको पोस्ट प्रोसेस कर रहे हो, तो वो तो खैर बहुत अच्छा सिस्टम आ गया एंड वी आर वेरी लकी टू वर्क इन द एरा जहाँ पे ये हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, एक्सरे और CT स्कैन में एक आम आदमी फ़र्क समझे तो कैसे समझे? फ़र्क तो खैर बहुत ज़्यादा है आम आदमी के लिए कि एक्सरे का मतलब है आपने जाना है, प्लेट के सामने खड़ा होना है, रेडियोग्राफर ने आपको कहना है सांस लेके रोक दें और आपने एक्सरे करके तो बाहर आ जाना। ये सिंपल लफ्ज़ है, अल्फाज में मैंने आपको बताया। CT स्कैन में मरीज़ के लिए ये कि वो गेंट्री में जाएगा, CT रूम होता है, एक मशीन होती है, उसके अंदर वो लेटेगा, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, वो फॉलो करेगा। अगर तो प्लेन है तो टीका नहीं लगेगा, अगर कंट्रास्ट के साथ है तो टीका भी लगेगा और वो अपना स्कैन करवा के विद इन फ्यू मिनट्स वापस आ जाएगा। ये ज़रा थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। एक्सरे तो सिंपल, आपने प्लेट के सामने खड़ा होना है जिसको हम डिटेक्टर कहते हैं, और पीछे से एक्सरे बीम आएगी, आपका कैप्चर करेगी एंड यू आर फ्री। इसकी एप्लीकेशंस में बहुत डिफरेंस है, जो कि पेशेंट से ज़्यादा मुझे लगता है जो रेफरिंग फिजिशियंस हैं दे शुड नो कि आपने CT स्कैन कब ऑर्डर करना है, आपने प्लेन CT कब ऑर्डर करना है, आपने विद कंट्रास्ट कब ऑर्डर करना है,
आपने प्रोटोकॉल साथ लिखनी है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, पेशेंट्स आते हैं HCC के, विच इज़ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उनको नहीं पता होता कि रेफरिंग फिजिशियंस की बात हो रही है कि कौन सा प्रोटोकॉल लिखना है। तो मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी अपने सारे रेफरिंग फिजिशियंस को भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि जब भी आप ऐसा पेशेंट रेफ़र करें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो प्लीज़ उस पर लिखें कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और कौन सा प्रोटोकॉल आप फॉलो करवाना चाह रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप ये भी लिख दोगे कि वी वांट टू रूल आउट HCC, तो बीइंग रेडियोलॉजिस्ट हम लोग ज़्यादा बेहतर टेक्नीशियंस को गाइड कर सकेंगे कि आपने ये प्रोटोकॉल रखनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होती। इमेजिंग फिर सब ऑप्टिमल रहती है, उसकी रिपोर्टिंग भी फिर सब ऑप्टिमल रहती है, और वो एट दी एंड पेशेंट को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा जो कि पहुंचना चाहिए था। तो हर चीज़ की एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, सिटी का नाम सुनते ही आम आदमी के जहन में ये आता है कि दिमाग का कोई सिटी स्कैन है। टाइप्स ऑफ सिटी स्कैन क्या है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, CT तो एक टेक्निक है जिससे हम इमेजिंग करते हैं, जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। अब ये किसी भी जिस्म के हिस्से की हो सकती है। CT हेड भी हो सकता है, CT नेक भी हो सकता है, CT चेस्ट भी हो सकता है, CT एब्डोमेन पेल्विस भी हो सकता है, इवन कंट्रास्ट देने के बाद CT एंजियोग्राम भी हो सकता है। और अब आपको पता होगा कार्डिक CT भी हो रहा है। ऐसे ही तो CT तो बेसिक एक टेक्निक है, आप किस हिस्से की करना चाहते हैं इमेजिंग, वो उसको डिफाइन करता है कि आपने कौन सा CT करवाना है। तो वो उसके हिसाब से उसकी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी हैं। ठीक डॉक्टर साहब, जैसे कि HRCT, HRCT क्या है और ये कब करवाना पड़ता है? अच्छा, HRCT मींस हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये खाली चेस्ट की नहीं होती, ये और भी जगहों की होती है, जिस तरह की T-बोन है, टेम्पोरल बोन, जिसमें हम लोग बेसिकली ईयर इन्फेक्शन का अगर कोई पेशेंट आया है, ENT वाले ज़्यादा रेफ़र कर रहे होते हैं हमारे पास। तो HRCT का मतलब है हाई रेजोल्यूशन पे जाके आप जो CT कंडक्ट करते हो उसको HRCT कहते हैं, और ये ज़्यादातर किया जाता है फॉर द लंग्स एंड फॉर द T-बोन। तो लंग्स के लिए स्पेशली जब हम लोग डिफ्यूज़ लंग डिजीज़ को रूल आउट करना चाहते हैं, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, ILDs, उस केस में हम लोग HRCT एडवाइस करते हैं। अदरवाइज CT चेस्ट एडवाइजेबल है। अगर आपने लंग पेरेन्काइमा के अंदर कोई प्रॉब्लम देखनी है तो आप HRCT करोगे, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके। अदरवाइज आप CT चेस्ट एडवाइस करोगे विद कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ द रेफरिंग फिजिशियन कि वो देखना क्या चाह रहे हैं, हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और उनको उसी तरह लेना भी चाहिए और उनको उसी तरह कंडक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। हाई रेजोल्यूशन में हम लोग बहुत ही थिन स्लाइसेस लेते हैं, गैप ज़्यादा रखते हैं, और फिर CT कंडक्ट किया जाता है। CT चेस्ट की प्रोटोकॉल डिफरेंट होती है और उसके स्लाइस थिकनेस डिफरेंट होता है, मशीन की पिच डिफरेंट होती है, तो वो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट प्रोटोकॉल पे किया जाता है। तो ये बल्कि मैं यहाँ पे क्लियर भी करना चाहूँगी जो पल्मोनोलॉजिस्ट हम लोगों को देख रहे हैं, कि बहुत क्लियर पता होना चाहिए आपने HRCT चेस्ट कब एडवाइस करना है, और आपने CT चेस्ट प्लेन और CT चेस्ट विद कंट्रास्ट कब एडवाइस करना है। या फिर आप ऊपर ये लिख दें कि हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, और लेट द रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड कि आप कौन सा टेस्ट बेहतर होगा पेशेंट के लिए। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये CT का हमने किया, इसके प्रोटोकॉल में क्या ऐसा शामिल होता है कि पेशेंट ने कुछ खाया हो, ना खाया हो, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस वक्त करवाना चाहिए, ये भी लोगों के सवाल होते हैं। तो इसमें आपकी बीइंग अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट क्या राय है? अच्छा बिल्कुल, ये एक वो टॉपिक है जिसको हम डिफरेंट ना उसमें मैं आपको ब्रेकअप करके बताना चाहूँगी। कब पेशेंट को कंट्रास्ट लगना है, कब नहीं लगना, ये भी एक प्रोटोकॉल है, और उस पर लिखा होता है टेस्ट का कि विद कंट्रास्ट है विदाउट, तो उसकी प्रोटोकॉल डिफरेंट है। हम उस केस में बहुत पर्टिकुलर होते हैं, पेशेंट की कोई एलर्जी तो नहीं हुई, यानी प्रीवियस कोई कंट्रास्ट दिया गया और उसकी कंट्रास्ट एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं आई, उस केस में प्रोटोकॉल डिफरेंट होती है। हम पेशेंट को प्री मेडिकेट करते हैं और पोस्ट मेडिकेट भी करते हैं। अगर पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, तब भी रिकमेंडेड ये है जो गाइडलाइंस हैं कि हम टेस्ट डोज दें। पेशेंट के हमारे पास RFTs होने चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट, वो नॉर्मल रेंज में फॉल करने चाहिए, तो आप कंट्रास्ट लगाते हो, और कंट्रास्ट को भी लगाने से पहले पेशेंट को टेस्ट डोज दी जाए, ताकि अगर कोई एलर्जी आती है तो हम लोग उसको विड्रॉ करें या उसको कॉम्बैट करने का हमें पता हो। हम वी शुड बी क्लियर इन माइंड कि पेशेंट को एलर्जी हो सकती है या नहीं। दूसरा ये है कि खाने पीने का जो आप बता रहे हैं उसमें ये होता है कि हम लोगों ने चूँकि कंट्रास्ट देना है,
पहले ये होता था, पहले जो गाइडलाइंस थी वो कहती थी कि आपने 6 to 8 आवर्स का फास्ट ज़रूरी है, लेकिन अब इतना हम लोग फास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। दुनिया फास्ट हो चुकी है। हाँ नहीं, लेकिन अगर 2 आवर्स का भी है तो भी ठीक है, कोई इतना सच नहीं है। हमने एंटीमेटिक देनी होती है तो वो हम एंटीमेटिक दे के, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आ गई है और आप इसी में लगे रहोगे, खाना तो नहीं खाया तो अभी 4 घंटे बाद हम करेंगे, तो पेशेंट की तो इमरजेंसी है ना, तो हम लोग फिर मेडिकेशन के थ्रू उसको कवर कर लेते हैं, तो वो इतना कोई इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं एमआरआई की तरफ। एमआरआई का नाम सुनते ही लोग जो है ना वो उससे घबरा जाते हैं, वो कहते हैं जी मैंने नहीं करवाना है, मुझे मशीन के अंदर से गुजारा जाएगा। तो हाँ, एमआरआई बेसिकली है क्या? एक तो ये मैं आपको बताऊं, एमआरआई बहुत सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि वो रेडिएशंस यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन ये बात भी सच है कि वो मैग्नेट जो एक खौफनाक सा होता है जिसमें पेशेंट ने जाना है, उसमें जाना और फिर वहाँ 20 मिनट्स स्टे करना और फिर वापस आना, वो भी एक बड़ी हिम्मत का काम है। तो येस आई एग्री कि जो पेशेंट क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, यानी जिनको क्लोज स्पेसेस का डर है, उनके लिए वो मुश्किल होता है एमआरआई टेस्ट। और अदरवाइज द सेफेस्ट ऑफ ऑल एमआरआई ही है, लेकिन उसकी भी इंडिकेशंस हमें पता होनी चाहिए कि हमने एमआरआई कब करवाना है और हमने सीटी कब करवाना है, हमने करवाना भी है कि हमने नहीं करवाना, हमने खाली अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पे पेशेंट को मैनेज कर लेना, ये पता होना चाहिए। इंडिकेशंस मेरा ख्याल है हर टेस्ट की वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर टाइप्स ऑफ एमआरआई की बात करें तो ये कितनी टाइप्स की होती है? अगर मशीन की आप बात करें तो 2 तरह के मैग्नेट्स हैं, ओपन एंड क्लोज। उसमें सिर्फ यही है कि बोर का फ़र्क होता है। दूसरा होता है स्ट्रेंथ वाइज हम एमआरआई को करते हैं डिवाइड, कि कितनी स्ट्रेंथ है। जिस तरह 1.5 टेस्ला, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स दे आर रनिंग अ 1.5 टेस्ला मैग्नेट, कुछ सेंटर्स में 3 टेस्ला भी है। अगर आप मज़ीद आगे जाएं तो 7 टेस्ला की भी एमआरआई है, लेकिन वो इधर नहीं है, इंटरनेशनली 7 टेस्ला की भी एमआरआई है अवेलेबल। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमआरआईज हैं जो कि मार्केट में हैं, जो चल रही हैं और बहुत अच्छी सर्विस भी दे रही हैं। दीज आर द बेसिक टाइप्स। अगर आप प्रोसीजर वाइज बात करें, टेक्निक वाइज बात करें, तो वो ये होता है कि आपने एक सिंपल एमआरआई किया, आपने एक कंट्रास्ट दे के एमआरआई किया, और फर्दर ये कि आपने कंट्रास्ट दे के वेसल्स को देखने के लिए एमआरआई किया, उसको फिर हम एमआर एंजियोग्राफी बोलते हैं, जब हम कंट्रास्ट दें और फिर हम एमआरआई करें। एक एमआर एंजियोग्राफी विदाउट कंट्रास्ट भी की जाती है। तो एमआरए की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो कि बहुत डिटेल हो जाएगी डिस्कशन, लेकिन ये कि अगर आपने एंजियोग्राम बनाना है तो उसमें भी ये होता है कि विदाउट कंट्रास्ट भी बना सकते हैं, विद कंट्रास्ट भी बना सकते हैं, तो वो एक फैसिलिटी है जो हमें एमआरए प्रोवाइड करता है। ठीक डॉक्टर साहब, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को जो होती है एंजाइटी या एक डिप्रेशन होता है, बीइंग अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट आप उनको सॉफ्ट मैसेज के थ्रू कैसे ये समझा सकती हैं कि ये कोई इतना खतरनाक प्रोसीजर नहीं होता? अच्छा, पहले तो ये कि एमआरआई ख़तरनाक तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सेफेस्ट ऑफ ऑल द प्रोसीजर्स इज़ बेसिकली एमआरआई टेक्निक। लेकिन जिन पेशेंट्स को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं दोबारा ये बात करूँगी कि जिनको क्लोज स्पेसेस से खौफ आता है, वो बेहतर है कि वो ये टेस्ट ना कराएं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। ये 20-25 मिनट्स लगते हैं इसके अंदर। इट्स नॉट लाइक सीटी स्कैन कि आप गए हो और 2 मिनट के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा एंड यू आर आउट ऑफ द गेंट्री, ऐसा नहीं है। ये क्लोज स्पेस होती है जिसको हम मैग्नेट बोलते हैं, उसके अंदर पेशेंट को स्लाइड किया जाता है और पेशेंट वहाँ रहता है। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कॉइल्स बेसिकली मशीन चेंज कर रही होती है, तो कॉइल चेंजिंग की आवाज़ जो है वो बहुत खौफनाक भी होती है। लेकिन डर का एलिमेंट अगर आप निकाल दें, इस वाले डर का कि मुझे जगह से डर लग रहा है या मुझे आवाज़ों से, तो बहुत सेफ प्रोसीजर है। अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो इसका मतलब उसकी ज़रूरत है। और एमआरआई बहुत जगह पे बहुत हेल्पफुल भी होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अगर एमआरआई लिखा गया है तो वो ज़रूर करवाया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ना पेट स्कैन की बात होती है। पेट स्कैन बेसिकली क्या है और किन मरीजों को ये करना पड़ता है? अच्छा, पहले तो ये समझ लें हम लोग के पेट का मतलब है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, और अब खाली पेट स्कैन बहुत कम सेंटर्स हैं जो कर रहे होंगे। पेट सीटी किया जाता है, जो कि एक फ्यूजन टेक्निक है, जो पेट के साथ सीटी को भी कंबाइन करके हम लोग एक इमेज लेकर आते हैं, जिसको पेट सीटी फ्यूजन इमेज कहते हैं। पेट स्कैन का बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि आपने एक रेडियो ट्रेसर पेशेंट को दिया जाता है
और जितने भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं जो कि नॉर्मल से ज़्यादा हैं वो उसको अपटेक करेंगे और वो शो किए जाएंगे इमेज के ऊपर, जिनको हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं, कि वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे रेडियो ट्रेसर की अपटेक के बाद। इसका फ़ायदा बहुत है, लेकिन एग्जैक्टली फिर वही बात है कि आपको पता होना चाहिए आपने करना कब है। तो पेट स्कैन बेसिकली यूजुअली हम लोग जिस तरह कैंसर पेशेंट्स हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं उनमें एडवाइस कर रहे होते हैं जस्ट टू सी कि मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ पे हुआ है, क्योंकि पेट की एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो नोडल मेटास्टेसिस हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह से पिक करता है, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। लंग अगर लीजन्स हैं जो बहुत छोटे हैं, इफ़ दे आर मोर देन 8 mm, उनको ये बहुत अच्छी तरह से पिक करता है। तो ये मेटाबॉलिकली चूँकि एक्टिव सेल्स को पिक कर रहा होता है, तो आपको पता है कैंसरस सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। जो SUV होती है, बेसिक एक्सटेंडेड अपटेक वैल्यू, उससे ऊपर अगर चला गया तो वो हॉट स्पॉट के तौर पे आता है। तो ये बहुत क्विकली हम लोग रीडेबल भी होता है ये स्कैन, और ये इन्फॉर्मेटिव भी होता है। ठीक, डॉक्टर साहब जैसे कि आजकल AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI रेडियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ये रिप्लेस तो नहीं कर देगी रेडियोलॉजी को? पहले मैं आपसे इससे काउंटर क्वेश्चन ये करूं, क्या कभी कि कोई मशीन इंसानी माइंड को रिप्लेस कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। मशीन देखें इंसान की अपनी इजाद है, तो एक जब आपकी क्रिएशन हो ना तो वो आपसे आगे जा नहीं सकती। लेकिन यस, बहुत से AI प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट को ये हेल्प ज़रूर कर रहा है AI, और बहुत अच्छी बात है। वर्कलोड भी कम हो रहा है, आप उस टाइम में ज़्यादा पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सक रहे हो, आप उस टाइम में ज़्यादा स्कैन कर रहे हो, उसको उस टाइम में ज़्यादा स्कैन रीड कर पा रहे हो। तो AI इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द रेडियोलॉजिस्ट। लेकिन इससे कोई थ्रेट है रेडियोलॉजिस्ट को? द आंसर इज़ नो, क्योंकि यू नो द ब्रेन बिहाइंड द मॉनिटर, इट इज़ ऑल विच मैटर्स द मोस्ट, नॉट द मशीन और नॉट द जो आपने उसके ऑलरेडी फॉर्मेट्स डाले हुए। क्योंकि देखिए AI ने आपको रिपोर्ट जनरेट करके देनी है जो आप फॉर्मेट्स डाल रहे हैं, ऐसे, और फॉर्मेट्स भी बना कौन रहा है? पीछे जो ह्यूमन माइंड है ना, वो पढ़ रहा है स्कैन्स, मल्टीपल स्कैन्स, फॉर इंस्टेंस 1000 स्कैन्स की आपने उसको आपने रीड किया, उसके बाद उनकी आपने फाइंडिंग्स लिखी, फिर उसके आपने फॉर्मेट्स बनाए, टेम्पलेट्स बनाए, वो आप डालते गए हो। तो AI क्या कर रहा है? इंटीग्रेट करके उसको एवेलुएट करके बता रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है जो आपने फीड की हुई है, उसकी अपनी कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए AI बाईपास कर जाए ह्यूमन माइंड को नहीं, लेकिन हेल्प ज़रूर कर रहा है, और हम लोग बहुत खुश हैं इसमें कि AI चलो हमारा काम थोड़ा आसान हो रहा है। ठीक, डॉक्टर साहब आजकल गूगलोपैथिक पेशेंट भी बहुत होते हैं जो पढ़ के आते हैं, वो कहते हैं जी हमने गूगल पे ये पढ़ा हुआ है। तो कुछ लोग अपनी रिपोर्ट्स ChatGPT, AI और मेटा पे डालते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। ये सेल्फ रिपोर्टिंग या डायग्नोज करना कितना खतरनाक हो सकता है? ये तो मेरा ख्याल है पेशेंट्स को सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए वो यही है कि गूगल करना छोड़ दो। डॉक्टर के पास आ रहे हो, हैव अ ट्रस्ट इन द डॉक्टर, और उसको आंखें बंद करके ब्लाइंडली मेरा ख्याल है फॉलो करो। लेकिन फिर ये भी पता होना चाहिए आपने कौन से डॉक्टर के पास जाना है। आप क्वाइट के पास नहीं जा रहे हो, आप प्रॉपरली क्वालिफाइड सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हो। गूगल से पढ़ के जो पेशेंट आ जाता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है जो एंग्जाइटी का एलिमेंट उसके साथ अटैच्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो पेशेंट पे बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना, सिंपल पेनाडोल के भी अगर हम साइड इफ़ेक्ट पढ़ लें तो वो इट्स अ लिस्ट ऑफ अनएंडिंग साइड इफ़ेक्ट्स। तो वो पेशेंट तो भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो तो लेमैन है कि यार मुझे तो ये भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप गूगल करें ना, हर चीज़ में लिखा होगा इवन डेथ। तो वो कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी आते हैं कि वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब इसमें तो डेथ भी है। तो इसलिए आई डोंट रिकमेंड कि पेशेंट्स गूगल करके आपके पास आएँ। पेशेंट्स को अपने फिजिशियन के ऊपर फेथ होना चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब स्टूडियो में होते हैं हमारी टाइम लिमिटेशंस होती है, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। हमारे पास आखिरी 1 मिनट है जिसमें डॉक्टर फरीहा शम्स का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करे? पब्लिक के लिए पैगाम मेरा यही है कि पहले तो सबसे दुआ किया करें रोज़ कि आप बीमार ना हो। दूसरा ये कि अगर आप हो गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है। प्रॉपरली क्वालिफाइड, सर्टिफाइड, ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं। और फिर जब आप उसके बाद चले गए हैं तो बस पुट योर फेथ इन द डॉक्टर। जो वो किस कह रहा है, जो वो गाइड कर रहा है, आपने उसको फिर मानना है। जो वो टेस्ट आपको लिख के दे रहे हैं आपने वो करवाने। और सबसे पहले ये
इन सब बातों से भी कि अपनी सेहत का ख्याल खुद रखने की कोशिश करें, खाना हेल्दी खाएं, वर्जिश ज़रूर रखें अपनी रूटीन में, टाइम पे सोएं, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। स्क्रीन टाइम अपना कम रखें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बेस्ट टाइम अपने आप को दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आपको जाना ही ना पड़े डॉक्टर्स के पास, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, फिर उसका कहना माने आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर फ्रिया शम्स हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल के साथ डॉक्टर साहब के सामने रखें और उनका एक्सपर्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो या हमसे कोई राय लेना चाह रहे हो या अपनी राय हमें देना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम आपके उठाए गए सवालात को अपने अगले प्रोग्राम में अपने गेस्ट के सामने रखते फिर कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर गुफ्तगू करें और आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, अपने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर फ्रिया शम्स और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ एक नए सवाल जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।